दोस्तों इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं थ्योरी ऑफ फुल कॉस्ट या एवरेज कॉस्ट प्राइसिंग के बारे में। तो हमने अभी तक पढ़ा है कि किसी भी फर्म का इक्विलिब्रियम वहां डिसाइड होता है जहां पर एमसी और एमआर बराबर बराबर होता है, लेकिन इसका भी विरोध किया गया और बोला गया कि एक फर्म जब प्राइस डिसाइड करती है तो वो एवरेज कॉस्ट के बेस पे डिसाइड करती है, ना कि मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बेस पर, क्योंकि फर्म को तो ये पता ही नहीं होता कि उसका कितना मार्जिनल रेवेन्यू कितनी मार्जिनल कॉस्ट है। जो प्राइस डिसाइड होता है वो ये एक फर्म ये देखती है कि उसकी कितनी कॉस्ट आ रही है और उस कॉस्ट में थोड़ा बहुत अपना प्रॉफिट का मार्जिन जोड़कर वो एक प्राइस डिसाइड कर देती है। तो ये पूरी की पूरी जो थ्योरी है जिसको हम बोलते हैं फुल कॉस्ट प्राइसिंग थ्योरी, वो अभी तक की जितनी भी थ्योरी बनी है, जो मोनोपोली की, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की, ओलिगोपोली की, जहां पर एमसी इक्वल टू एमआर के थ्रू प्राइस और आउटपुट डिसाइड होता है, उसका विरोध करती है। तो मैं आपको बता देता हूं कि ये जो थ्योरी है ये दो अप्रोचेज में हम आपको समझाने वाले हैं। पहली अप्रोच जो है वो हिल और हिच की है। तो 1939 में हॉल और हिच ने एक इंपेरिकल स्टडी की और इंपेरिकल स्टडी की थी उन्होंने 38 जो इंडस्ट्री एंटरप्रेन्योर्स थे उनका इंटरव्यू लिया और उसके बेस पर उन्होंने पाया कि जो प्राइस डिसाइड होता है वो किस तरीके से डिसाइड होता है। मैं आपको समझा देता हूं, ये हिल एंड हिच का विचार है। देखिए हम सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपको समझा देता हूं। देखिए जैसे मान लीजिए किसी फर्म को प्राइस डिसाइड करना है, तो फर्म का प्राइस डिसाइड एमसी इक्वल टू एमआर के द्वारा नहीं होता, ऐसा मानना था हिल एंड हिच का। एस के द्वारा नहीं होता, बल्कि फर्म क्या करती है, उसकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या है वो पता करती है, उसके अलावा एवरेज फिक्स कॉस्ट कितनी है वो पता करती है। मान लीजिए एवरेज वेरिएबल कॉस्ट 10 रुपए है, एवरेज फिक्स कॉस्ट मान लीजिए 5 रुपए है, या मान लीजिए ये 20 रुपए है, तो टोटल मिलाकर जो कॉस्ट आई वो 30 रुपए आई। इसमें 20% का उसने मार्जिन जोड़ दिया, यानी कि 30 का 20% कितना हुआ, 6 रुपीज हुआ, तो 36 रुपए का प्राइस डिसाइड हो गया। यानी कि एक फर्म प्राइस डिसाइड करते समय किस तरीके से प्राइस डिसाइड करती है, 3 कंपोनेंट लेती है। एक तो है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, दूसरा है एवरेज फिक्स कॉस्ट और तीसरा है प्रॉफिट मार्जिन। तो इन तीनों के बेस पर हमारी एवरेज कॉस्ट निकलती है और उस एवरेज कॉस्ट के बेस पर, यानी कि ये जो प्रॉफिट है ये नॉर्मल प्रॉफिट है, नॉर्मल प्रॉफिट, उसके बेस पर हमारी एवरेज कॉस्ट निकलती है और एवरेज कॉस्ट के बेस पर प्राइस डिसाइड होता है, ऐसा मानना था हिल एंड हिच का। तो दोस्तों मैं आपको ये बता देता हूं कि ये जो थ्योरी है ये यूजीसी नेट, पीजीडी इकोनॉमिक्स, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम, तमाम जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने डिफरेंट कोर्स बनाए हुए हैं जो कि हमारी एप्लीकेशन महाविद्या इकोनॉमिक्स स्कूल में आपको मिल जाएंगे। तो आप हमारी एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लें, जहां पर आपको 150 से भी अधिक इकोनॉमिक्स के कोर्सेज मिलेंगे। तो जैसा कि यहां पे लिखा हुआ है कि उन्होंने 3 तरीके की कॉस्ट पाई। देखिए पहली जो है वो है फुल कॉस्ट, का मतलब है एवरेज कॉस्ट इंक्लूडिंग एवरेज डायरेक्ट कॉस्ट। पहली कॉस्ट है एवरेज डायरेक्ट कॉस्ट, जिसको क्या आप एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बोल सकते हो, एक तो ये कॉस्ट होती है, प्लस एवरेज ओवरहेड कॉस्ट जिसको क्या आप एवरेज फिक्स कॉस्ट बोल रहे हो। दूसरी कॉस्ट ये वाली हो गई और तीसरी हो गई नॉर्मल मार्जिन ऑफ प्रॉफिट। देखिए ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, हम यहां पे बात कर रहे हैं फुल कॉस्ट की। फुल कॉस्ट का क्या मतलब है, पहले मैं फुल कॉस्ट का मतलब आपको समझा देता हूं। फुल कॉस्ट का क्या मतलब है, देखिए सबसे पहले तो हम 2 चीजें लेते हैं। पहला हमने लिया एवरेज डायरेक्ट कॉस्ट। आपको पता होना चाहिए जो पैसा हम खर्च कर रहे हैं वेरिएबल फैक्टर पे वो एवरेज डायरेक्ट कॉस्ट है, ये हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ गई। इसके अलावा एवरेज ओवरहेड कॉस्ट यानी कि फिक्स कॉस्ट के बराबर हुई हमारी, और तीसरा हमारा हो गया प्रॉफिट मार्जिन। प्रॉफिट मार्जिन इन तीनों को जोड़ देंगे तो ये कहलाएगी हमारी एवरेज कॉस्ट, और एक फर्म उतना प्राइस चार्ज करेगी जितनी की इसकी एवरेज कॉस्ट होगी। ये थ्योरी आपको ये बताने की कोशिश कर रही है, यानी कि एक फर्म मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट के बेस पर प्राइस डिसाइड नहीं करती है, बल्कि प्राइस डिसाइड करती है किसके बेस पर, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बेस पर, एवरेज फिक्स कॉस्ट के बेस पर, और जो प्रॉफिट मार्जिन है उसके बेस पर प्राइस डिसाइड करती है। तो किस तरीके से डिसाइड करती है, जैसा कि यहां पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्लस एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मार्जिन। अब मान लीजिए दोनों को जोड़कर आपकी कॉस्ट आ रही है 30 रुपए और आपका प्रॉफिट मार्जिन 20% है, यानी कि 0.2, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो 36 रुपीज आ जाएगा। तो इस तरीके से फर्म प्राइस डिसाइड करती है। मैं आपको कंक्लूड कर देता हूं, कंक्लूजन क्या है,
हॉल और हिच का ये मानना था कि जो ओलिगोपॉली मार्केट में प्राइस डिसाइड होता है वो मार्जिनल कॉस्ट के बेस पे ना डिसाइड होके, मार्जिनल रेवेन्यू के बेस पे ना डिसाइड होके, एवरेज कॉस्ट के बेस पे डिसाइड होता है। और यहां पे उन्होंने डायग्राम बनाने की कोशिश की है। देखिए यहां पे आपको डायग्राम बनाए उससे पहले कुछ अजम्पशंस है, आप एक बार चलिए पहले ये समझ लीजिए कि क्यों ऐसा होता है, फुल कॉस्ट ऐसा होता क्यों है। क्योंकि एक तो ओपन, क्योंकि ओलिगोपॉली में फर्मों के बीच में टैसिट या ओपन कोल्यूजन होता है, यानी कि एक फर्म के बीच में इस तरीके की सहमति बनती है कि आप इतना मार्जिन लो, तो उसी मार्जिन के बेस पर प्राइस डिसाइड होता है। यानी कि फर्म मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट के बेस पे प्राइस डिसाइड नहीं करती है। इसके अलावा कंज्यूमर प्रेफरेंस के बारे में जानकारी नहीं होती कि कंज्यूमर किस तरीके से बिहेव करेगा मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट के बेस पर। इसके अलावा कंपटीशन का भय हमेशा बना रहता है। और एक तरीके का ये फेयर है, मतलब आप कॉस्ट के बेस पर प्राइस डिसाइड कर रहे हो, ये फेयर है। अगर आपको भी मान लीजिए किसी प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करना है, मान लीजिए मैं, आपको इकोनॉमिक्स नहीं आती, सिंपल सी भाषा में अगर आपको प्राइस डिसाइड करना है तो आप किसी गुड्स का प्राइस कैसे डिसाइड करोगे? आप पता करोगे उस गुड्स की एवरेज कॉस्ट कितनी आ रही है, उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन जोड़ दोगे और उसको आप फुल कॉस्ट कहोगे, उसी को आप प्राइस को डिसाइड करोगे। यानी कि एक तरीके से प्राइस अनसर्टेनिटी ऑफ इफेक्ट ऑफ प्राइस इंक्रीज एंड डिक्रीज, इन सब वजह से फर्म हमेशा फुल कॉस्ट को ही चार्ज करती है। फुल कॉस्ट को समझाने के लिए उन्होंने जो स्वीजी का आपने किंग डिमांड कर मॉडल है वो पढ़ा है, उसी का यूज किया। स्वीजी के मॉडल में तो ये बता दिया था कि प्राइस और आउटपुट कैसे डिसाइड होगा, एमसी और एमआर के द्वारा। लेकिन उन्होंने डिमांड कर्व तो वही किंग डिमांड कर्व यूज किया ओलिगोपॉली वाला, लेकिन प्राइस और आउटपुट डिटरमिनेशन का जो तरीका उन्होंने अलग तरीके से बताया। तो किस तरीके से उन्होंने बताया वो मैं आपको एक बार बता देता हूं, डायग्राम के थ्रू ही समझाते हैं जिससे कि आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए। देखिए डिमांड कर्व उन्होंने किस तरीके का लिया, हॉल और हिच ने इस तरीके का डिमांड कर्व जो किंग्ड है, तो ये हमारा डिमांड कर्व हो गया। अब हॉल और हिच का मानना था कि इक्विलिब्रियम लेवल वहां होगा यहां पे ये एसी जो है ये इंटरसेक्शन कर रहा है, यानी कि इस केस में क्वांटिटी जो फर्म है वो प्रोड्यूस करेगी OQ और प्राइस चार्ज करेगी OP, और ये यहां पे आपकी फुल कॉस्ट है, यानी कि जितनी आपकी कॉस्ट है। अब इस कॉस्ट के अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है मैं आपको फिर से बता देता हूं। एवरेज डायरेक्ट कॉस्ट जिसको कि ABC बोला गया है, दूसरा एवरेज फिक्स कॉस्ट, और तीसरा प्रॉफिट मार्जिन। इन तीनों को जोड़कर आपको एक कॉस्ट निकल जाएगी जिसको क्या फुल कॉस्ट बोल रहे हो, तो उसके बेस पर आपका जो प्राइस है वो डिसाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों ये थ्योरी है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता देता हूं कि हॉल और हिच का ये मानना था कि ओलिगोपॉली में प्राइस स्टिकी होती है। इसका मतलब ये हुआ कि प्राइस में किसी भी तरीके का चेंज नहीं होता, जिसके लिए उन्होंने किंग डिमांड कर्व का यूज किया। साथ ही साथ उन्होंने इस बात की पॉसिबिलिटी से इनकार कर दिया कि ओलिगोपॉली फर्में ज्यादा प्राइस चार्ज करने के लिए आउटपुट को कम कर सकती हैं। इस तरीके की पॉसिबिलिटी को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। तो इसके बाद एक, यानी कि ये तो वर्जन जो है ये है हॉल और हिच का। इसके बाद एक नया वर्जन पैदा हुआ जिसको हम एंड्रयूज का फुल कॉस्ट वर्जन बोलते हैं। तो एंड्रयूज ने अपने टॉपिक को अलग तरीके से एक्सप्लेन किया, वो हम आगे समझते हैं। तो अब हम आपको एंड्रयूज का जो वर्जन है उसके बारे में समझाने वाले हैं। मैं आपको बता देता हूं 3 बेसिस पर इनमें डिफरेंस है। सबसे पहला तो डिफरेंस ये है कि जहां पे जो हॉल और हिच है उसने किंग डिमांड कर्व का यूज किया, इस तरीके का किंग डिमांड कर्व यूज किया, किंग डिमांड कर्व। एंड्रयूज ने इस तरीके का यूज नहीं किया, यानी कि उन्होंने डिमांड कर्व को किंग नहीं माना, बल्कि उन्होंने डिमांड कर्व की जो शेप है वो ऐसी ही मानी जैसे नॉर्मली हम पढ़ते चले आए, जो कि डाउनवर्ड है। एक तो आप ये समझ लीजिए, तो ये डिफरेंस हुआ। दूसरा डिफरेंस ये हुआ कि जो हॉल और हिच है उसने इस तरीके का एवरेज कॉस्ट कर्व माना जो कि यू शेप का होता है, जबकि जो एंड्रयूज है उसने अपने एवरेज कॉस्ट को इस तरीके का माना। वो मैं आपको बताऊंगा ऐसा क्यों माना, जैसा आपने मॉडर्न इकोनॉमिस्ट में पढ़ा हुआ है, इस तरीके की एवरेज कॉस्ट होती है। तीसरा जो डिफरेंस है वो ये है कि उन्होंने क्या कहा कि जो प्राइस डिसाइड होता है वो कैसे डिसाइड होता है, वो प्राइस डिसाइड होता है
एवरेज कॉस्ट जो होती है वो प्राइस के बराबर होती है, और इसके अंदर 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, दूसरा एवरेज फिक्स कॉस्ट, और तीसरा प्रॉफिट मार्जिन। ये 3 चीजें शामिल होती है। एंड्रयूज का विचार इससे अलग है। उन्होंने इसके लिए एक नया कंसेप्ट यूज किया जिसको हम बोलते हैं, यहां पे लिखा हुआ है कॉस्टिंग मार्जिनल। कॉस्टिंग मार्जिनल, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं कॉस्टिंग मार्जिनल क्या है। वो मैं अभी बता देता हूं आपको किस तरीके से कॉस्टिंग मार्जिनल का अप्रोच का यूज किया उन्होंने। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्लस कॉस्टिंग मार्जिनल, वो मैं आपको समझाता हूं क्योंकि यही तो आपको समझाना है किस तरीके से उन्होंने यूज किया। तो ये 3 बेसिस डिफरेंस है जिसकी वजह से आप एक नई अप्रोच पढ़ रहे हो। तो एंड्रयूज ने भी एम्पेरिकल स्टडी की, और जहां पे हॉलरविच ने इंडस्ट्रियल सेक्टर में एम्पेरिकल स्टडी की, वहीं पर एंड्रयूज ने जो एम्पेरिकल स्टडी की वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में की। और उन्होंने बताया कि जो फर्म प्राइस डिसाइड करती है वो डिसाइड करती है फुल कॉस्ट या एवरेज कॉस्ट के बेस पर। द फर्म फाइंड आउट द एवरेज डायरेक्ट कॉस्ट। सबसे पहले फर्म क्या पता करती है? एवरेज डायरेक्ट कॉस्ट पता करती है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। देखिए, अगर मान लीजिए एक फर्म जो है, मैं ये थोड़ा सा डिलीट करके या इधर रख देता हूं। देखिए, सबसे पहले फर्म क्या पता करती है? एवरेज डायरेक्ट कॉस्ट। नंबर 1 एवरेज वेरिएबल कॉस्ट लिखा हुआ है, एवरेज डायरेक्ट कॉस्ट होती है, मतलब जो पैसा आप रॉ मटेरियल पे खर्च कर रहे हो। मान लीजिए आपने क्या किया, 10,000 रुपये खर्च किया रॉ मटेरियल पे। एक शर्ट का प्राइस डिसाइड करना है, एक शर्ट का प्राइस डिसाइड करना है। आपने क्या किया, 10,000 शर्ट बनाई, और आपको डिसाइड करना है कि आप 10,000 शर्ट जो आपने बनाई है उसका प्राइस आप कितना चार्ज करोगे। ऐसा हॉलरविच का एंड्रयूज का मानना था। कैसे डिसाइड करेंगे, तो मैं आपको डिसाइड करके बता देता हूं। सबसे पहले मान लीजिए आपने रॉ मटेरियल बाय किया होगा। मान लीजिए आपने रॉ मटेरियल 1 लाख रुपए का बाय किया टोटल, और आपने क्या किया, ये आपका रॉ मटेरियल हो गया, ये आपका रॉ मटेरियल हो गया, ठीक है जी। इसके बारे में तो आपको पता ही है। तो 1 लाख रुपए को आप 10,000 से डिवाइड कर दीजिए 4, यानी कि आपको पता चल गया कि पर यूनिट आपकी वेरिएबल जो डायरेक्ट कॉस्ट है, यानी कि जो रॉ मटेरियल पे खर्चा किया वो 10 रुपए है। ये आपको पता चल चुका है। अब आप किराया खर्च कर रहे हो, भाई किराए पे तो आप हो सकता है और भी एक्टिविटी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम क्या करते हैं, 30% का अपना जोड़ लेंगे कॉस्टिंग मार्जिनल। इसका मतलब इस कॉस्टिंग मार्जिनल में 2 चीजें शामिल हैं। पहला आपकी एवरेज फिक्स कॉस्ट शामिल है, दूसरा प्रॉफिट मार्जिन शामिल है। बात वही है, प्रॉफिट शामिल है। यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हो कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्लस 1M। इसका मतलब ये जो M के अंदर एवरेज फिक्स कॉस्ट यानी कि जो आप किराए पे खर्चा कर रहे हो वो भी शामिल हो गया, और आपको जो प्रॉफिट चाहिए मिनिमम वो भी शामिल हो गया। द कॉस्टिंग मार्जिन विल नॉर्मली ट्रेंड टू कवर, किसको कवर करता है, इनडायरेक्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि जो रेंट है उसको कवर कर रहा है, साथ ही साथ आपके नॉर्मल लेवल ऑफ प्रॉफिट को भी कवर कर रहा है। तो दोनों चीजों को इसने कवर कर लिया। मैं बिल्कुल सिंपल समझा देता हूं आपको। समझाने की कोशिश ये की जा रही है कि जब एक फर्म प्राइस डिसाइड करती है तो प्राइस में वो सबसे पहले क्या करती है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पता करती है, उसके बाद उसमें अपना एक प्रॉफिट मार्जिन जोड़ लेती है जिसको कि उन्होंने M कहा, यानी कि इसको कहा कॉस्टिंग मार्जिनल। इस कॉस्टिंग मार्जिनल में 2 चीजें होती हैं, एक तो पैसा जो आप इनडायरेक्टली खर्च कर रहे हो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे, दूसरा आपका जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है उस पर भी खर्चा कर रहे हो। उनका यह मानना था कि जो हमारा एक बार जो फर्म प्राइस डिसाइड हो जाता है उसके बाद डिमांड में चेंज होने से चेंज नहीं होता, बल्कि उसमें जो चेंज होता है वो कॉस्ट कंडीशन में चेंज होने की वजह से होता है। जैसे कि देखिए यहां पे लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू एंड्रयूज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और सारा का सारा कंक्लूजन इसका यही है। अगर आप एमसीक्यू कर रहे हो तो आपको ये वाला जरूर आपको पता होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू एंड्रयूज द वर्जन ऑफ फुल कॉस्ट प्राइसिंग थ्योरी, द प्राइस विल चेंज एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड नॉट एज द रिजल्ट ऑफ चेंज इन डिमांड। तो उन्होंने बताया कि अगर डिमांड में चेंज होता है तो प्राइस में चेंज नहीं आएगा, प्राइस में चेंज केवल कॉस्ट में चेंज होने की वजह से आएगा। तो उनकी जो अप्रोच है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की,
और आपने मॉडर्न थ्योरी के अकॉर्डिंग पढ़ा हुआ है कि हर फर्म के पास एक्सेस कैपेसिटी मौजूद होती है और उस एक्सेस कैपेसिटी की वजह से जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का डायग्राम बना वो इस तरीके से बना, सॉसर कर्व। ये हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हो गया। ठीक है जी, तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हो गया। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बाद हमें क्या करना है, एक प्रॉफिट मार्जिन भी ऐड करना है जो कि 30% है। तो इसका मतलब है कि अगर ये जिस लेवल पे भी रहेगा उसका 30% ऐड हो जाएगा। अब जब हर जगह 30% ऐड होगा तो डायग्राम कुछ इस तरीके का बनेगा। ये आपकी हो गई एवरेज कॉस्ट जो किसके बराबर है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्लस 1 + m के बराबर, यानी कि इसके अंदर सभी चीजें शामिल हो गई हैं। अब मान लीजिए डिमांड यहां इंटरसेक्शन करती है, तो डिमांड इंटरसेक्शन करने की वजह से प्राइस जो डिसाइड हुआ वो मान लीजिए ये डिसाइड हुआ ओपी। तो यहां पे उन्होंने ये समझाने की कोशिश की है कि अगर डिमांड में चेंज होता भी है, डिमांड में चेंज होता भी है तो भी प्राइस में चेंज नहीं होगा। जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे हो, ये वर्जन बता रहा है कि किसी भी फर्म की चेंज प्राइस में आने की, डिमांड में आने की वजह से नहीं होता। हां, अगर कॉस्ट इंक्रीज हो जाए, अगर मान लीजिए किसी वजह से कॉस्ट इंक्रीज हो जाए तो डेफिनेटली जो प्राइस है वो इंक्रीज हो जाएगा। मैं करके नहीं दिखा रहा हूं, लेकिन आप समझ लीजिए एंड्रयूज का कंक्लूजन क्या है। मैं आपको एक बार समराइज कर देता हूं, बिल्कुल सिंपल समझ लीजिए। हॉरर रिच दोनों का एक बार कंक्लूजन कर देते। हॉरर रिच का मानना था कि फर्म का जो डिमांड कर्व होता है वो किंग्ड होता है, इस तरीके का होता है, ऐसा। और एक फर्म उतना प्राइस चार्ज करेगी जहां पर उसकी एवरेज कॉस्ट कवर कर रही है। अब एवरेज कॉस्ट कैसे निकालते हो आप, इसको कैसे निकाला इस एवरेज कॉस्ट को आपने? इसको निकाला का तरीका है, सबसे पहले हम 3 चीजें लेंगे। नंबर 1 एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्लस एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मार्जिन। इन तीनों को जोड़कर आपका एवरेज कॉस्ट निकल जाएगा, ऐसा मानना था हॉरर हिच का। एंड्रयूज का यह मानना है कि जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो इस तरीके का होता है, सॉसर शेप में। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थ्योरी एक्सेस कैपेसिटी होती है और उसके बाद एवरेज कॉस्ट बढ़ेगा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हो गया। इसके अंदर अगर आप प्लस m मल्टीप्लाई कर दोगे और इस m के अंदर 2 चीजें शामिल हैं, एवरेज फिक्स कॉस्ट भी और प्रॉफिट मार्जिन भी, तो इस तरीके से आपका कर्व बना। और अगर डिमांड में चेंज होता है तो भी प्राइस में चेंज नहीं होगा। तो ये दोस्तों पूरी की पूरी थ्योरी है जो कि मुझे आपको समझानी थी। इसके अलावा अगर हम बात करें कि कुछ लिमिटेशंस है, यानी कि इस थ्योरी की, यानी कि थ्योरी बताती है कि एवरेज कॉस्ट के बेस पे प्राइस डिसाइड होगा, पर कुछ लिमिटेशंस है। जैसे व्हाइल फिक्सिंग द मेकअप द फर्म कंसीडर द कॉस्ट बट नॉट द मार्केट डिमांड, यानी कि हम ये मान के चल रहे हैं कि जो भी मार्केट डिमांड है उसके बेस पर प्राइस डिसाइड नहीं होता। लेकिन जैसा कि आप जानते हो कि प्राइस केवल कॉस्ट के बेस पे डिसाइड नहीं होता, बल्कि मार्केट में डिमांड के बेस पे भी प्राइस डिसाइड होता है। इसके अलावा इट डज नॉट एडिक्वेटली टेक अकाउंट कॉम्पिटिटिव फैक्टर, यानी कि मार्केट में जो कॉम्पिटिटिव फैक्टर है उनको इन्होंने कंसीडर नहीं किया। किस तरीके से मार्केट में कंपटीशन की वजह से प्राइसेस में फैक्टर प्राइसिंग में चेंज आता है, कहीं पे भी कंसीडर नहीं किया। इसके अलावा सिंस सेल्स ऑफ द प्रोडक्ट डिपेंड अपॉन द प्राइस चेंज फॉर इट कैन ऑल्सो बी सेड दैट अ यूनिट कॉस्ट डिपेंड अपॉन द प्राइस चार्ज्ड, यानी कि जो देखिए, जब आप समझने की कोशिश कीजिएगा, जब किसी गुड्स का प्राइस बढ़ता है डिमांड बढ़ने से, तो उससे क्या होता है, फैक्टर का प्राइस भी बढ़ता है। यहां पे इसमें कहीं पे भी ये बात कंसीडर नहीं की गई है। इसके अलावा दिस मेथड कैन नॉट बी अप्लाइड टू इंडस्ट्रियल डीलिंग विद परशेबल गुड्स, यानी कि जो परशेबल गुड्स है, जहां पे सामान बहुत जल्दी खराब हो जाता है, उस पर ये अप्लाई नहीं होता है। लेकिन ओवरऑल हमने आपको समझाने की कोशिश की कि किस तरीके से एवरेज कॉस्ट मॉडल आपको बताता है कि प्राइस किस तरीके से डिसाइड होता है, जिसको कि हम फुल कॉस्ट प्राइसिंग भी बोलते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।